गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्रीज, मैडम सुहानी मैडम, जर्नल एंट्रीज। आगे कुछ नया पढ़ाने से पहले पुराना रिवाइज करा देता हूँ। मैंने पढ़ाया अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट जिसमें पढ़ेंगे अकाउंटिंग, हिसाब किताब होना चाहिए बराबर, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। चार इंपॉर्टेंट चीज़, असेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। असेट अच्छी चीज़ है जो पैसा कमाने में मदद करती है बरसों तक। लाइबिलिटी आपके ऊपर कर्जा। इनकम आपके पास पैसा आए आपका ही हो जाए, इनकम लौटाना पड़े तो लाइबिलिटी। एक्सपेंस आप किसी को पैसे दे रहे हो, उसका बेनिफिट इसी साल में मिलेगा तो एक्सपेंस, अगले साल में मिलेगा तो असेट। देन फिर हमने बात करी अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिकॉर्डिंग। तो क्या रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, एनी एक्टिविटी विच चेंजेस आर फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बनती है असेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस से। तो इन चार चीज़ों में से कोई सी भी चीज़ चेंज हो जाएगी, चेंज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई सी भी चीज़ या तो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे सर, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, हमें दोनों इफेक्ट रिकॉर्ड करना है। एक जाएगा डेबिट साइड, एक जाएगा क्रेडिट साइड। क्वेश्चन अराइज होता है कौन सा वाला डेबिट साइड, कौन सा वाला क्रेडिट साइड। हम अपनी अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, तो सेम चीज़ों को डेबिट करना पड़ेगा, सेम चीज़ों को क्रेडिट करना पड़ेगा। इसलिए उन लोगों ने बना दी डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स दो तरीके से समझाए जाते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। हम पढ़ रहे हैं कौन सा वाला, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में अब वापस से सब के सब फेफड़ों में हवा भर लो, रेडी हो जाओ, नाश्ता करके आया, खाना खा के आया मस्त, हाँ ठीक है। वो आवाज़ आ रही है आपको एक बेसुरा आदमी की, आ रही है ना, हिल जाना चाहिए पूरा, ओके, पूरे सुर ताल में। मॉडर्न अप्रोच में उन्होंने कहा कि सिर्फ एक बात याद रखनी, क्या कि असेट अगर इंक्रीज होगा तो, असेट अगर इंक्रीज होगा तो, वेरी गुड, असेट जोर से, मतलब तुम तो अभी आए हो, वो जो उस क्लास में वो 12th क्लास है, तुम्हारे सीनियर है, ठीक है, और वो पिछला वाला पूरा साल यहाँ से डेबिट और क्रेडिट चिल्ला के निकले, तो उनको बहुत मज़ा आता था जब वो यहाँ बैठ के उनके 12th को परेशान कर देते। अब अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी आवाज़ उन तक पहुँच गई ना कि ये लोग डेबिट क्रेडिट बोल रहे हैं, तो उनके तन मन में आग लग जाएगी, आग, मतलब बेचैन हो जाएंगे वो कि साला हो क्या रहा है, हमसे भी बुलवाओ, हमसे भी बुलवाओ। और शर्त ले लो कि अगर तुमने थोड़ा सा भी जलवा दिखा दिया तो वो 10 से 15 मिनट में चिल्लाए मानेंगे, वो भी ये डेबिट क्रेडिट करके चिल्लाएंगे ही चिल्लाएंगे। जब वो चिल्लाएंगे तो अपन मजे लेंगे, बस चिल्लाना तो बेवकूफ़ होगा, ठीक है। रेडी, असेट अगर इंक्रीज होगा तो, क्या बात है, असेट अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो डिक्रीज पे, वेरी गुड। असेट एंड लायबिलिटी आपस में क्या होती है, अपोजिट। ट्रीटमेंट भी कैसा होगा, अपोजिट। असेट अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो लायबिलिटी इंक्रीज पे, लायबिलिटी अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो डिक्रीज पे। और थोड़ा दम लगना चाहिए, कम से कम 50 बैठे अपन, है ना। लायबिलिटी और इनकम के क्या होते हैं, सेम रूल, तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा, सेम। लायबिलिटी अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो इनकम इंक्रीज पे, क्या बात है। इनकम अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो डिक्रीज पे, वेरी गुड। अब आखिरी है, और तुम्हें पता है यहाँ पे तो एक, ये तो अपने ही इनको परेशान कर रहे हो, ऊपर भी एक क्लास चलती है, हिंदी मीडियम की अलग चलती है, छोटे बच्चों की अलग चलती है। तो छोटे बच्चों के सामने तुम मस्ती कर लो तो वो तो कैसे हो जाते है ना। रेडी, ओके। इनकम और एक्सपेंस आपस में कैसे होते हैं, अपोजिट, तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा, अपोजिट। इनकम अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज पे, एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो डिक्रीज पे, वेरी गुड, याद है, ओके। फिर मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी सिखाई थी। क्या टर्मिनोलॉजी, कि गुड्स मतलब स्टॉक एंड ट्रेड, एक ऐसी चीज़ जिसको हम परचेज ही क्यों करके लाए, सिर्फ और सिर्फ सेल करने के लिए। यूज़ में लेना मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं तो बेचने के लिए लाया था। तो ये इसी का तो काम काज करता हूँ। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी का काम काज करता हूँ, गुड्स का, तो इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। कैसे इंपॉर्टेंस दी जाती है कि ये इकलौती ऐसी चीज़ है जिसके लिए दो अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं, समझे आप। कि जब इसको परचेज करेंगे तो परचेजेस अकाउंट, सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट। बाकी दुनिया भर की चीज़, अब देखो जैसे मैं फर्नीचर खरीद के लाता हूँ तो मेरे यूज़ के लिए लाता हूँ,
हर साल फर्नीचर में कुछ ऐड ऑन होता है और जो पुराना फर्नीचर होता है उसको कौड़ियों के दाम पे बेच भी देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि फर्नीचर ले आया तो ज़िंदगी भर छाती से लगा के ही रखूँगा, नहीं सर, ख़राब हो जाएगा तो कौड़ियों के दाम पे स्क्रैप के भाव में बिकेगा भी सही। अब क्योंकि इंस्टीट्यूट को इतना टाइम हो गया तो हर साल कुछ ना कुछ फर्नीचर आता है, कुछ ना कुछ जाता भी है। तो करने में तो फर्नीचर का भी परचेज और सेल किया जाता है, लेकिन उसके लिए कोई अलग अलग अकाउंट यूज़ नहीं किए जाते। फर्नीचर के लिए तो एक ही अकाउंट, परचेज करेंगे तब भी फर्नीचर अकाउंट, सेल करेंगे तब भी फर्नीचर अकाउंट। लेकिन गुड्स का तो कामकाज ही है ना मेरा, उसके तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होंगे। तो जब परचेज करोगे तब परचेजेस अकाउंट, सेल करोगे तो सेल्स अकाउंट। जिससे आप उधार में परचेज करोगे वो क्रेडिटर, जिसको आप उधार में सेल करोगे वो डेटर। क्रेडिटर और डेटर कोई एक नहीं होता, अलग अलग होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इन सब का अपन इनके अलग अलग नाम से अकाउंट बनाते हैं, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट। पर इनको कहते क्या है? जिन राम श्याम मोहन सोहन से परचेज करके लाए वो क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर। जिस राम श्याम मोहन सोहन को सेल करा होगा वो क्या कहलाएंगे? डेटर। ठीक है। क्रेडिटर, अगर मैं परचेज करके लाया हूं तो मुझे पैसे देने हैं, मेरे ऊपर क्या आ गई? लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर मेरे लिए लाइबिलिटी। खरीद के लाऊंगा, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, पैसे लौटा दूंगा, लाइबिलिटी मेरी कम हो गई तो डेबिट। डेटर, कस्टमर, जिसको मैंने उधार में माल बेचा है, मुझे उनसे पैसे लेने हैं, अभी पैसे मिले नहीं है, पैसा कब मिलेगा? बाद में। बेनिफिट कब मिलेगा? बाद में। तो ये क्या बन गया मेरे लिए? असेट। ठीक है। तो जब मैं माल बेचूंगा मेरा असेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट। जब वो मुझे पैसे दे देंगे, अब तो मेरा डेटर नहीं हो, मेरा अमन। क्यों? अच्छा, अब देख की क्लास में बुलाना। क्या काम है बेटा? प्लीज डिस्टर्ब मत करा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पागल, अकाउंटेंसी। ओके। जब मैंने माल बेचा, बंदा बन गया मेरा डेटर, असेट, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। अब उसने मुझे पैसे दे दिए तो अब आप मेरे डेटर नहीं हो, असेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट। डन। यहाँ तक सीख लिया अपन ने। अब यार पुराने बच्चों को तो मैं थोड़ा और भी सिखा चुका हूँ, लेकिन नए बच्चों को धीरे धीरे स्पीड पकड़ाएंगे अपन। तो जो नए हैं, मतलब हमारा गुरदीप, जगजीत, भावेश, प्रियांश और सुहानी। तो आपको अब ये सीखना है बेटा कि अब से हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे, हर ट्रांजेक्शन के बाद पहले मेरे को ये जज करना पड़ेगा कि ये ट्रांजेक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है। दो तरीके से बिजनेस किया जाता है ना, एक तो नगद में और एक उधार में। तो ये नगद मतलब कैश, उधार मतलब क्रेडिट। बेटा ये वाला क्रेडिट और ये वाला क्रेडिट, ये दोनों अलग अलग है, ये एक जैसे नहीं। मतलब तुम कहो सर ये गुड और वो वेरी गुड, ये दोनों एक चीज़ है, ऐसे तो नहीं है ना। ये तो गुड्स है और वो गुड है। आई वैल्यू योर फ्रेंडशिप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिंग? वैल्यू वर्ड आया, लेकिन मतलब अलग अलग है कि नहीं है? तो यहाँ पे जो क्रेडिट है ये कौन सा है? उधार। वहाँ पे जो क्रेडिट है वो कौन सा है? RHS, राइट हैंड साइड। डन। तो अब कैसे पता पड़ेगा ट्रांजैक्शन क्रेडिट का है या कैश का है? तो हमारी बुक में ऑथर्स ने कुछ सदियों पुरानी प्रथाएं चालू कर रखी हैं कि हम बच्चे को कैसे समझाएं कि ट्रांजैक्शन कैश का है, क्रेडिट का है। तो मैं एग्जांपल देता जाता हूँ, आप अपने आप समझ जाओगे। पहला वो बोलेगा सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बोला ना कैश, तो किसका ट्रांजैक्शन? कैश। अब बोलेगा सोल्ड गुड्स टू सुरेश, क्रेडिट। कौन सा? क्रेडिट। क्या क्या तय हुआ कि अगर ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड लिखा हुआ है, नंबर 1 कि अगर ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है? कैश वर्ड, तो फिर ये ट्रांजैक्शन किसका है? कैश का। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन में कैश नहीं है और नेम दिख रहा है तो फिर किसका है? क्रेडिट का। लेकिन सर ट्रांजैक्शन में दोनों ही हो तो परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। सर कैश भी है और नेम भी है, तो पहले क्या चेक करना है? कैश। अगर कैश है तो कैश का ट्रांजैक्शन तेल लेने गया सुरेश, है ना। अब कोई पूछे होशियार, सर दोनों ही ना हो तो? सोल्ड गुड्स, बस चुप, सोल्ड गुड्स। फिर किसका माने? कैश का कि क्रेडिट का? कैश का। क्योंकि अगर आपने क्रेडिट का मान लिया तो अगर आपने उधार में माल बेचा है तो वो क्या बन गया? आपका डेटर। डेटर बन गया तो उसका नाम होना चाहिए ना, जिसके नाम से क्या बनेगा? अकाउंट बनेगा। हम नाम किसका नहीं पूछते। मेरी दुकान पे कस्टमर आया, उसने बोला भाई साहब ये सामान दे दो,
मैंने दिया, कितने हुए 500 रुपये, उसने मुझे 500 रुपये दिए, सामान लेके चला गया, मैं रोक के पूछूंगा क्या, रुक 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 रुक, नाम तो बता तेरा, मेरे बाप का क्या जा रहा है, मांगे 500 रुपये आगे, लेकिन वो 500 यूँ कह के सर कल दूंगा, नहीं यार तेरा नाम बता, चल तेरे बाप का भी नाम बता, मोबाइल नंबर एड्रेस सब बता, क्योंकि कल को तू नहीं आएगा तो मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। इसका मतलब उधार के ट्रांजेक्शन में नाम होना ज़रूरी है। अगर नाम नहीं है, कैश भी नहीं है, नाम भी नहीं, तुम्हें कोई कन्फ्यूजन है तो वापस किसका बन गया है, फिर से नथिंग, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फिर से किसका ट्रांजेक्शन, कैश का। क्लियर है, डन। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 एंड 3 हम कर चुके हैं। 3 कराया था ना मैंने फ्राइडे को, अब अपन करा 3 कराया था भाई, 4th नहीं कराया। अब 4th करना है अपन को। 4th करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ, उस टॉपिक का नाम है डिस्काउंट। समझते हो? जो मम्मी के साथ शॉपिंग करने गया होगा वो ये जरूर समझता होगा। समझते हो? किसकी मम्मी है, मतलब जो वो क्या बोलते हो, कहावत याद नहीं आ रही मुझे, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। मतलब मेरी मम्मी, मैं उनके साथ शॉपिंग करने जाऊँ, मेरे को शर्म आ जाती, पानी। मान लो कभी जूते वालों के यहाँ गया, उसने बोला 200 कितने रुपये जाए, 200 रुपये, तो मम्मी बोली 50 रुपये दूंगी, सीधे आदि। और बुआ के साथ चल जाओ तो और हालत खराब है, 200 रुपये के 30 रुपये दूंगी, 20 रुपये में पागल, थोड़ा तो सोच समझ के बात, 30 रुपये दूंगी। और एक तो पता नहीं क्या था उस दुकान में, सोने की दुकान थी, जाने क्या थी, जब भी जूते खरीदूँ उसी एक दुकान पे, और वो भी मतलब 500 रुपये बोले, 100 रुपये बस, नहीं 400 रुपये से कम नहीं दे पाऊँगा, 150 रुपये उससे ज़्यादा नहीं, तो ले दे के 250 रुपये में सेटलमेंट हो जाता था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये डिस्काउंट, बार्गेन। वैसे तो ये क्या हुआ, एग्जाम्पल क्या है, बार्गेन। फिर भी हम बार्गेन को अपना अधिकार समझते हैं, ये तो हमारा हक है। पहले मैं जब बचपन में मैं समझता था मम्मी कितनी कंजूस है यार, कैसी है मेरी मम्मी यार, इनके साथ कहीं नहीं जाऊँ मैं, वो तो मेरे ही जूते होते तो जाता था। मम्मी खुद के जूते लेने जाए तो मैं तो जूते पहन के दूसरी जगह चल जाऊँ, कभी नहीं जाऊँ, मेरे को बहुत शर्म आती थी बार्गेन में। अब मेरे को पता पड़ा ये तो हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध, जो बार्गेन ना करे वो साला बेवकूफ़, उसको तो लोग बाग दुकानदार फुल रगड़ के छीलते हैं, क्या बेटा तू आया ले चल, तेरे को तो 200 रुपये की चीज़ कितने में, 1000 रुपये में। ठीक है, तो अब आप लोग तो ऑनलाइन जमाने वाले हो, है ना। ऑनलाइन में आपने सुना होगा बिग बिलियन डे सेल, है ना, इंडिपेंडेंस डे सेल, स्टॉक क्लियरेंस सेल, समर सेल, ये सेल वो सेल, सेल 40% ऑफ, 50% ऑफ, 50 + 40% ऑफ, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 5। सुना नहीं सुना, है ना। तो ये जितने भी ऑफर्स, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, एक्स्ट्रा 10% ऑफ, ये जितने भी लुभावने आकर्षक प्रमोशनल ऑफर आप सुनते हो, अकाउंटिंग में उसको एक ही भाषा में जाना जाता है, एक ही वर्ड से जाना जाता है, वो क्या है, डिस्काउंट। आप अपने ऑफर का नाम कुछ भी हो, जैसे वो हमारे सर रखते हैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट, कि जो सेशन खत्म होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन ले लेगा उसको पुरानी वाली फीस में ही रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तुम्हारी तो फीस बढ़ गई, ज़्यादा हो गई, पिछले साल फीस कम थी, इस साल ज़्यादा हो गई। अगर तुमने मार्च से पहले एडमिशन ले लिया होता तो पिछले साल की फीस में तुम्हारा एडमिशन हो जाता। तो ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट, हम कहेंगे तेल लेने गया अर्ली बर्ड, उड़ाओ सारी चिड़िया को। हमारे लिए सारी चीज़ किसके नाम से, डिस्काउंट के नाम से। और अकाउंटिंग में उस डिस्काउंट को सिर्फ 2 नाम से जाना जाता है, मतलब सिर्फ 2 तरीके के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तो नाम से ही पता पड़ रहा है कि किसको मिलेगा, सर जो हाथों हाथ क्या पे करेगा, रोकड़ा पे करेगा। मतलब ये डिस्काउंट तो किसको मिलेगा, सिर्फ कैश के कस्टमर्स को मिलेगा, यस और नो। कैश डिस्काउंट है ना, किसको देंगे, जो पैसे देगा उसको ही देंगे, कि नहीं तू उधार लेके जा रहा है तेरे को डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किसको, जो हाथों हाथ पैसे देगा उसको। तो ट्रेड डिस्काउंट किसको, जो उधार में लेके जाएगा उसको नहीं, फिर ट्रेड डिस्काउंट किसको देंगे। इस बात पे एग्री करते हो कि कैश डिस्काउंट तो सिर्फ कैश वालों को ही मिलेगा, जो उधार में खरीदेगा उसको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट किसको मिलेगा, जो ज़्यादा सामान खरीदेगा उसको, उधार के कस्टमर को नहीं देंगे।
ट्रेड डिस्काउंट सबको, सबका अधिकार, कैश में खरीदो कि क्रेडिट में खरीदो, किस में भी खरीदो, ट्रेड डिस्काउंट तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम्हें देंगे ही देंगे। ये डिस्काउंट दिया जाता है, जैसे अथर्व बोल रहा है, क्वांटिटी बेसिस में। क्वांटिटी बेसिस में मतलब ये लिख दिया जाता है 10% ऑफ ऑन परचेजिंग रुपीज़ ऑन परचेजिंग ऑफ रुपीज़ 10,000 एंड अबव, कि 10,000 से ज़्यादा का माल खरीदोगे तो 10% का क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। अब भले आप पैसे आज दो, कल दो, परसों दो, 10,000 के ज़्यादा की बिलिंग होगी तो 10% डिस्काउंट देना ही देना है आपको, ठीक है। ये डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? ट्रेड, नाम क्या है इसका, ट्रेड। ट्रेड मतलब व्यापार, अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए इसमें क्वांटिटी डिस्काउंट होता है। ये कि जैसे मान लो हमारा जगजीत मेरे इस दुकान पे आया, उसने बोर्ड देख लिया 10% ऑफ ऑन परचेजिंग अबव रुपीज़ 10,000, तो ये क्या कह रहा है, यार जितना सामान मैंने लिया है वो कितने का हो रहा है, 8,000 का, तो वैसे ही हो रहा है। अब 10,000 पे 10% डिस्काउंट है, 8,000 पे तो कुछ है ही नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ 2,000 का माल और खरीद लेता हूँ। तो अब ये क्या सोचेगा, 8 तो देने ही है, 2 का माल और खरीदूंगा 10 हो जाएंगे, 10,000 पे 10% डिस्काउंट मतलब 1,000 तो डिस्काउंट ही हो जाएगा, तो मेरे को तो 9 ही देने पड़ेंगे। तो 8 तो वैसे भी दे रहा हूँ, 1,000 और एक्स्ट्रा दूंगा तो 2,000 का माल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये फंस गया मेरे जाल में छोरा, ठीक है। अब ये 8 के चक्कर में कितना लेके जाएगा, 10 का माल लेके जाएगा। 7 वाला भी कितने का माल लेके जाएगा, 10 का माल। 6 वाला भी कितने का माल लेके जाएगा, 10 का माल। वो मम्मी के साथ जाते हैं ना बिग बाजार, वैसे तो पूरे हफ्ते में एक मैगी नहीं खिलाए मेरी मम्मी, लेकिन जब बिग बाजार जाएगी, बेस्ट प्राइस जाएगी, क्योंकि वहाँ पर पूरा पैकेट एक साथ परचेज करने में ही फ़ायदा होता है, तो पूरा पैकेट एक साथ परचेज करके ले आएगी और फिर अब रोज़ मैगी खिलाएगी, ले बेटा क्या कर रहा है, मैगी तो खा, ये पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएगी, है कि नहीं। तो ऐसे बेवकूफ़ बनते हैं लोग, मतलब जो अगर बेस्ट प्राइस नहीं जाने होते तो 10 रुपये खर्च नहीं होते उनके, लेकिन वहाँ 100 की चीज़ 90 में मिल रही थी, तो यहाँ 10 के बदले में कितने खर्च करके आगे वो 90 खर्च आएगी, क्योंकि 10 रुपये क्या मिल रहा था उनको, डिस्काउंट मिल रहा था, है कि नहीं। सही कह रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। अब ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है आपकी ट्रेडिंग को, आपके वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, कस्टमर को एनकरेज करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, परचेज करे। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? कैश डिस्काउंट दिया जाता है कस्टमर को एनकरेज करने के लिए कि वो जल्दी से जल्दी क्या दे दे, पेमेंट दे दे, कि अगर आप अब भी हाथों हाथ पैसे दोगे तो 10% ऑफ, ये 7 दिन के अंदर अंदर पैसे दे दोगे तो 10% ऑफ। जैसे हमारे यहाँ आते हैं पेरेंट्स, वो ये बोलते हैं कि अगर एक साथ दे देंगे तो, मतलब अगर आपकी फीस 30,000 है, मैंने कहा 10,000 के 3 इंस्टॉलमेंट में आपको देना है, तो वो मुझसे डिस्काउंट लेने के लिए क्या बोलते हैं, सर एक साथ दे देंगे तो कितना, मैं बोलता हूँ 29,000 ओनली, कि 1,000 का डिस्काउंट दिया तो क्या दिया, मेरे को भी लालच नहीं, आप तो आराम से 10,000 रुपये करके ही देना। आप उल्टा भी 29,000 दे दोगे, मैं मेरे लिए कोई ना कोई गाड़ी घोड़ा खरीद लूँगा, कोई बाद में किराया देने के फाफे पड़ जाएंगे, तो आप तो आराम से ही देना, गरीब का घर चलता रहेगा, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट क्यों दिया, उनको एनकरेज करने के लिए कि वो जल्दी से जल्दी क्या कर दे, पेमेंट कर दे। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये तो हुआ ज्ञान, अकाउंटिंग नहीं सिखाई, अभी तो मैंने आपको दुनियादारी सिखाई कि दुनिया में ऐसे छलावे चलते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं कि आगे आप ज़्यादा खरीदो, आज से जल्दी पैसा ऐंठने के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं ताकि आप पैसा जल्दी से दे दो, ठीक है। अब ज़रा समझो, ये ज्ञान हो गया ना, अब अकाउंटिंग के बारे में आते हैं। ज्ञान से ही अकाउंटिंग निकल के आएगी। अगर मैंने दुकान में ट्रेड डिस्काउंट का बोर्ड लगा दिया कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है और ये साला ट्रेड वाला डिस्काउंट है, सबको ही देना है, तो जब मैं बिल बनाऊंगा ना, जिसको अपन बोलते हैं इनवॉइस, क्या बोलते हैं अपन, इनवॉइस। इनवॉइस मतलब बिल। आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो बिल मांगते हो ना, तो उसका टेक्निकल टर्म क्या होता है, इनवॉइस। तो जब मैं इनवॉइस क्रिएट कराऊंगा, बिल बनाऊंगा, तो वो बोलता है क्या खरीदा क्या खरीदा क्या खरीदा क्या खरीदा, देखा मैंने 10,000 टोटल हो गया। अब मैं उसकी तरफ ऊपर भी नहीं देखूंगा, भाई साहब पैसे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तेल लेने गया भाई साहब 10,000 से ऊपर हो गया, मैंने बोर्ड बना रखा है, तो मेरे को उसको डिस्काउंट तो देना ही देना पड़ेगा, तो मैं उसके बिल में से ही 10% माइनस करके पूरा बिल बना देता हूँ। मान लो उसने 12,000 का माल खरीदा, तो 10% 1,200 रुपये माइनस करके बिल कितने का बना दूंगा, 10,800। बिल बनाने के बाद उससे बोलूँगा, लाओ भाई साहब पैसे दे रहे हो कि बाद में दोगे, अगर दे रहे हो तो 5% डिस्काउंट और अगर नहीं दे रहे हो तो ये ले जाओ बिल, जब भी आओ 10,800 पूरे लेके आना। समझे कि नहीं? तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, सबको ही देना, क्योंकि वो सबको ही देना है। तो ट्रेड डिस्काउंट तो हम इनवॉइस मतलब बिल में ही क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। जब मैं बिल बनाऊंगा, सर कितने का हुआ, 10,000 का,
तो यहीं पे -1000 करके नेट बिल कितने का बनाऊंगा, 9000। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन कैश डिस्काउंट भरोसा नहीं है ना यार। कैश डिस्काउंट में तो पैसे देगा नहीं देगा पता नहीं है, आधे देगा पूरे देगा ये भी पता नहीं है, उसके जेब में कितने पैसे हो मुझे क्या पता। तो कैश डिस्काउंट कभी भी इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं होता। ये कब रिकॉर्ड होता है, जब वो पैसे दे देगा तब। क्योंकि अगर मान लो मैंने ये स्कीम चला रखी है कि 7 दिन में पैसे दे दोगे तो 10% का कैश डिस्काउंट, महीने भर में पैसे दे दोगे तो 2% का कैश डिस्काउंट। तो अब जब वो पैसे देने आएगा तब डिसाइड होगा ना कि साला तू जब परचेज करके लेके गया तो 7 दिन के अंदर अंदर आया कि 7 दिन के बाद आया, तू 10% के लिए एलिजिबल है कि 2% के एलिजिबल है, कब पता पड़ेगा, जब वो पैसे देगा तब। जब इनवॉइस बनना था तब तो पता ही नहीं है पैसे दे रहा है नहीं दे रहा है। तो कैश डिस्काउंट इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं होता। अब सर जब कैश डिस्काउंट इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं होता तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए अलग से जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। जिस दिन पैसा देने आएगा उस दिन अलग से एंट्री पास करी जाएगी, किसकी, कैश डिस्काउंट। तो सर ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे क्या? बेटा ट्रेड डिस्काउंट तो ऑलरेडी बिल में रिकॉर्ड हो चुका है ना, उसको वापस से जर्नल एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे ही तुम्हारी मम्मी को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया था, है ना। और अक्सर तो डिस्काउंट में होता ही क्या है, साली 10,000 की चीज़ पहले 12,000 कर दी जाती है, फिर 10% डिस्काउंट दे दिया जाता है। तो 12,000 में से 10% 1,200 रुपये माइनस करके और 10,000 की चीज़ 10,800 में चिपकाई जाती है कि नहीं। तो ये तो सिर्फ प्रमोशनल एक्टिविटी थी, चीज़ तो मुझे उतने में ही बेचनी थी जितने में दी है। तो अब जब मैंने इनवॉइस ही 9,000 का बनाया है तो मैं ये 1,000 को अलग से रिकॉर्ड नहीं करूँगा, जितने का बिल है उतने से ही एंट्री पास कर दूंगा। ये बात सुनना, जितने का बिल है उतने से ही एंट्री पास कर दूंगा। तो 100 बातों की एक बात सुनना, याद रखना, लॉजिक भी बताऊंगा। 100 बातों की एक बात, क्या कैश डिस्काउंट की एंट्री पास होती है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं होती। क्या बोला, किसकी एंट्री पास होती है? कैश डिस्काउंट की एंट्री पास होती है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं होती। इंटरनल वाइवा लेने कोई आएगा टीचर तो वो पूछेगा क्यों नहीं होती भाई, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री क्यों पास नहीं होती? रट्टा तो मार लिया, कैश डिस्काउंट की एंट्री पास होती है, ट्रेड डिस्काउंट की नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सर वो ऑलरेडी किस में रिकॉर्ड हो गया है, इनवॉइस में रिकॉर्ड हो गया, इसलिए वापस से उसकी एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम्हारा आंसर उसको समझ में आ गया और तुम्हारी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए उसने एक अप लेवल का और क्वेश्चन पूछ लिया और ये आम जिंदगी वाला आंसर तुमने दे दिया कि इनवॉइस में रिकॉर्ड हो गया इसलिए अलग से एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर वो तुम्हें आम जिंदगी से मेंटोस पे ले जाए और वो यूँ पूछे क्यों भाई, इसका मतलब जो इनवॉइस में लिखा हुआ है उसकी एंट्री पास नहीं करनी। क्या नहीं करनी, क्यों नहीं करनी? ये किसके बाप ने कहा कि इनवॉइस में रिकॉर्ड हो गया तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो गया? 2 बार रिकॉर्ड हो जाएगा, तेरे बाप को क्या जाएगा? किसने कहा? तुम्हारे दादाजी के दादाजी कह के गए। ये सदियों पुरानी अकाउंटिंग है, 15वीं सदी में अकाउंटिंग इवॉल्व हुई थी, तब से यही रूल है, एज पर ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, एज पर ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। फिर ये क्या होता कि यार अकाउंटिंग के पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए, कोई बेस होना चाहिए। मतलब साधारण भाषा में अकाउंटिंग सच्चाई पे आधारित होनी चाहिए, हवा में नहीं है। आज मेरी मर्जी है 15 लाख का माल सेल कर दो, 12 लाख का माल परचेज कर दो, हुआ तो कुछ है, दुकान तो खोली नहीं, आज तो संडे, ऐसा नहीं होता। आप जो जर्नल एंट्रीज पास करोगे वो ट्रू एविडेंस, ट्रू एक्टिविटीज़ के बेस पे होनी चाहिए। जैसे मतलब अभी मेरे को पिछले हफ्ते पता पड़ा कि तुम्हारी ये उम्र का एक बच्चा इतना निवरा बैठा है कि वो क्रिक हीरोज़ में खुद ही मैच क्रिएट करके खुद ही अपने आप के स्कोर्स चढ़ाया जा रहा है। क्रिक हीरोज़ जानते हो तुम लोग? कौन कौन जानता है क्रिक हीरोज़ को? कौन कौन नहीं जानता क्रिक हीरोज़ को? कौन से अंधकार में जी रहे हो तुम? पबजी जानते हो तुम लोग? कौन कौन नहीं जानता पबजी को? मतलब पबजी सब जानते, क्रिक हीरोज़ को ही नहीं जानते। अबे तो वही तो, डूब के मर जाना चाहिए। कटोरी लेना, कटोरी, उसको यूँ रख देना यूँ, ठीक है,
और सर डाल देना पलंग के नीचे ताकि ऊपर आ ही नहीं पाए सर, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू पर पानी में। पबजी जानते, क्रिक हीरोज़ नहीं जानते, ठीक है। क्रिक हीरोज़ कोई गेमिंग ऐप नहीं है, आप जो क्रिकेट खेलते हो उसका स्कोरिंग ऐप है वो। जो हम फिजिकल क्रिकेट खेलते हैं उसका स्कोर रखने के पहले तो कैसे लड़ते थे अपन, ओए ओए 2 रन तब लिए, इस बॉल पे इतने, इस बॉल पे इतने, इस बॉल पे इतने, तो वो लड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्रिक हीरोज़ पे एक बॉल चढ़ाते जाओ, तुम्हारा स्कोर मेंटेन होता जाएगा। सारे बैट्समैन का अलग, बॉलर्स का अलग, इकोनॉमी अलग मेंटेन होगी। मतलब जितने भी स्टैट्स आप जब लाइव मैच चलते हैं तब देखते हो ना, वो सारे स्टैट्स आपका क्रिक हीरोज़ मेंटेन कर लेता है। अगर आप उसमें पर बॉल क्या बना दो, वो चढ़ाते जाओ कि इस बॉल पे सिंगल आया, इस बॉल पे आया, तो आपको एक बार एंट्री करनी है, वो सारे स्टेटिस्टिक्स अपने आप ही बना देगा। तो ये तो जब 3 घंटे का मैच होता है तब कोई पवेलियन में बैठ के एक बॉल चढ़ाता रहता है। अब वो छोरा इतना निवरा कि उसको अपने स्टेटिस्टिक्स, क्योंकि उसमें एक बार आपने प्रोफाइल बना दी तो वो ज़िंदगी भर तक याद रखता है कि आपने कौन से मैच में कितने रन बनाए थे। तो हमारे शब्बीर सर क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो यही करते रहते हैं, जब भी 50 मारते स्टेटस डाल देते हैं और हर बार ही 50 मारते। मैंने ऐसा कोई मैच देखा नहीं उनका जब उन्होंने 50 ना मारे खेलने गए हो। झूठ बोल रहा हूँ, कभी कभी आउट भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया खेलते हैं। तो वो प्लेयर्स की भी वो बनाता है समझ। तो वो निवरा छोरा वो क्या कह रहा है, मेरी जो स्टेटिस्टिक्स है ना वो बहुत हाई होनी चाहिए। जैसे आप देखते हो ना कि विराट कोहली ने 8000 रन बना दिए पूरे IPL करियर में, तो भी चाहता है मेरे भी इतने रन हो। तो वो फेक मैच क्रिएट करता है और एक एक बॉल के स्कोर धीरे 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 चढ़ा के पूरा मैच, मैन ऑफ द मैच सब कुछ खुद ले जाता है, ताकि जब अगली बार आप देखो कि इन सारे प्लेयर में सबसे ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स किसके है, तो वो छोटा सा पटना सा छोरा चल रहा होता है, इसके स्टेटिस्टिक्स इतनी सेंचुरी, इतने आंसू। तो ये तो सब फेक है। अकाउंटिंग में ऐसा नहीं चलेगा। अकाउंटिंग में क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव मतलब सच्चाई पे आधारित चाहिए। तो आप जो अकाउंट बनाओगे, मोदी जी सबूत मांगेंगे तुमसे कि सबूत दे साले कि तू बता रहा है कि इतने की सेल, तो साबित कर कितने की सेल है। तू बता रहा है इतने की परचेज, तो साबित कर। तो साबित करने के लिए मुझे चाहिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्या चाहिए, मतलब जितनी भी मैं एक एंट्री पास करूंगा, हर एविडेंस के, हर एंट्री के लिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो ये एविडेंस के रूप में काम में आए कि हाँ सच्ची में सेल इतनी की हुई है, हाँ सच्ची में परचेज इतनी की हुई है। तो अगर आप सेल की एंट्री पास कर रहे हो तो सेल के लिए एविडेंस क्या होगा, वो बिल बुक की काउंटर कॉपी। एक तो बिल फाड़ के आपने उसको दे दिया, कार्बन लगा होता है ना नीचे, काउंटर कॉपी आपके पास हो गई। अब अगर काउंटर कॉपी में 9000 का अमाउंट लिखा हुआ है तो एंट्री भी 9 से ही होगी। आप एंट्री 10 से, फिर बाद में 1000 की एक और एंट्री, फिर 9 का हिसाब बने, वो नहीं। एविडेंस कितने का है, 9 का, तो एंट्री भी कितने से पास होगी, 9 से। तो इस बात से क्या सिद्ध हुआ, वो वाइवा की बात कर रहे थे अपन, कैश डिस्काउंट की एंट्री पास होती है, ट्रेड की नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इनवॉइस में रिकॉर्ड हो गया। इनवॉइस में रिकॉर्ड हो गया तो अलग से एंट्री पास नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सर। एज पर ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, जितने से डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है उतने से ही क्या करनी पड़ेगी, आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? गुरदीप खो गया तू, क्रू हीरोज में ही चल रह गया, आ गया वापस? समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? चलो अब एंट्री सीखते हैं। ज्ञान इतना सही, अब डायरेक्टली एंट्री सिखा दूँ। और देखो एंट्री में मैं ही कह रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री पास नहीं होती। जब एंट्री पास नहीं होती तो इसमें सिखाने लायक भी कुछ नहीं। कोई भी हैंड रेस करके मुझे बताओ कि अगर मैंने 10,000 का माल परचेज किया तो क्या एंट्री पास होगी? परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000, हैंड रेस करके बताओ। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लल्लू इतना भी नहीं है तुम लोगों को। परचेज मेरे लिए क्या है, खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, कैश में खरीद के लाया हूँ, मेरे पास से क्या गया, पैसा। पैसा क्या है, असेट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट अब मैं कह रहा हूँ 10,000 में से 10% क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कि लिस्ट प्राइस मतलब मैक्सिमम सेलिंग प्राइस MRP, वो कितनी है 10,000। उसमें से माइनस कर दो आप
ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 1000 माइनस हो जाएगा, बचा कितना 9000। डन। अब ये दो अमाउंट की तो एंट्री पास होगी ही नहीं, एंट्री कितने से पास होगी 9 से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 9000 9000। क्लियर है? सिंपल है, कुछ नया सीखा आपने? कुछ भी नहीं, वही लल्लू घिसी पिटी एंट्री है। अब अगर सेल की एंट्री पास करनी होगी तो सेल की एंट्री क्या पास होगी जतिन? सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और थप्पड़ पड़ेगा भी जोर से। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स ने क्या कर रखी है? टू के साथ शादी, तो टू सेल्स, और कैश में बेचा है, पैसा आया तो डेबिट। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वही 9000 9000, क्योंकि डिस्काउंट तो रिकॉर्ड करते ही नहीं ना। हो गई लल्लू? समझ में आया सबको ये? ओके। देखो इसमें तो कुछ था ही नहीं सिखाने को, ये तो 2 दिन से सिखा रहा हूँ मैं आपको। परचेज टू कैश, कैश टू सेल्स, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सीखना तो अब है हमको। फोर 53, 7 मिनट बाकी है ना, 7 मिनट में जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। भावेश सिखा दूँ कि छोड़ दूँ? सिखा दूँ? तो देखो लिस्ट प्राइस। अब लिस्ट प्राइस को लिस्ट प्राइस क्यों कहते हैं ये भी सीखो। आप कभी घर वालों के साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीदने गए हो, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कभी खरीदने गए हो? तो अगर नहीं गए हो, कभी गए हो, तो वहाँ पे अपन ऑनलाइन नहीं, शोरूम पे गए। शोरूम में अपन क्या करते हैं, वो सेल्समैन अपन को सबके फीचर्स बताता है। फीचर्स बताने के बाद मम्मी पापा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई एक मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। वो जब फीचर्स बता भी रहा होता है तब भी हम उससे पूछते हैं कितने की पड़ेगी, तो बोलते हैं लगभग इतने की पड़ जाएगी। कि नहीं नहीं सही लगाओ, क्या आप मॉडल पसंद करो, फिर मैं सर से बात करा देता हूँ। तो मैंने मॉडल पसंद कर लिया ये वाला। अब हम उसके पास गए, किसके पास? मालिक के पास, जो काउंटर पे बैठा है। वो क्या करता है, वो एक फाइल निकालता है, फाइल में से मॉडल नंबर देखता है, मॉडल नंबर के साथ उसकी प्राइस देखता है। अब वो प्राइस डायरेक्टली आपको नहीं बताता, वो उस प्राइस को कैलकुलेटर को खट करता है और भी बताता है। और भी अगर आपने गौर से ध्यान दिया तो वो जो प्राइस वहाँ लिखी हुई होती है वो उससे कम बताता है, ज़्यादा नहीं बताता, कम ही बताता है, ज़्यादा थोड़ी बताता है, बेवकूफ़ थोड़ी है। वो तो और उल्टा ही कहता है, देखो 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 इसमें तो कितनी माल लगी हुई है, मान लो कि इसमें तो लिखी 50,000 रुपये, पर मैं तो कितना बता रहा हूँ तुमको 30,000 रुपये ही बता रहा हूँ, कितना फ़र्क है, इतना डिस्काउंट कर दिया मैंने। वो 50,000 की प्राइस को कैलकुलेटर में लेता है, कुछ डिस्काउंट माइनस करता है तो आपको दिखा देता है कि नहीं? करता ही नहीं करता। तो ये क्या होता है कि कंपनी ने उसको जो लिस्ट दे रखी है वो मैक्सिमम प्राइस की है। तो लिस्ट में जो प्राइस दे रखी है वो क्या है? MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसको अपन बोलते हैं लिस्ट प्राइस। अब जितना बड़ा दुकानदार होता है कंपनी उसको उतने का ही सेल्स मार्जिन देती है। सेल्स मार्जिन देती मतलब उसका बहुत बड़ा काम काज, वो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदता है, तो कभी कभी कंपनी 50% का सेल्स मार्जिन देती है। 50% का सेल्स मार्जिन मतलब कि मैंने अगर इस लिस्ट में 50,000 लिखे हुए ना, तो तेरे को तो ये 50,000 की चीज़ 50% डिस्काउंट में तुझे तो ये 25,000 रुपये में ही पड़ेगी। अब अगर 25,000 रुपये में उसको मिली है तो 25 की चीज़ वो 50 में नहीं बेचेगा, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा मार्जिन लेने लग जाएगा तो उसका धंधा ही खत्म हो जाएगा। कंपटीशन इतना ज़्यादा मार्जिन लेगा तो कोई नहीं खरीदेगा उससे। तो वो किफ़ायती 5-10% या 10-15% ही कमाना चाहते हैं, तो वो अपने 50% के डिस्काउंट में से कुछ डिस्काउंट तुम्हें हैंड ओवर कर देता है कि देखो यहाँ पे लिस्ट प्राइस तो उसने दे रखी है 10,000, मैं आपको इसमें से 10% का क्या देता हूँ? ट्रेड डिस्काउंट। कितना हो गया बेटा? 1,000। डन। अब चीज़ कितने की पड़ गई? 9,000। परचेज हो कि सेल हो, बेटा बिल कितने का बन जाएगा? 9,000 का बिल बन जाएगा। डन। और हम एक प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, क्या? हमें पता है ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं करनी, तो हम जैसे ही ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ये 9,000 वाली फिगर पे आएंगे, ऊपर वाली दोनों फिगर का हम कर देंगे एनकाउंटर। क्या कर देंगे? एनकाउंटर। खत्म। इन दोनों को तो कट ही कर देंगे अपन, ताकि मुझे याद रहे इन दोनों की तो एंट्री मुझे पास करनी ही नहीं। मुझे जो एंट्री पास करनी, कितने से पास करनी है? 9,000। अब वो दुकानदार कह रहे हैं, भाई साहब अगर कैश दे रहे हो ना तो 5% डिस्काउंट और दो। अब सीखो, 5% जो डिस्काउंट देगा वो किस पे देगा?
कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%। बताओ 5% जो कैलकुलेट करूँगा 10,000 पे करोगे 9,000 पे करो 9,000, क्योंकि 10 तो उसको कभी लेने ही नहीं थे, 10% तो उसको वैसे ही माइनस करना था, उसको आपसे मांगता कितना था 9,000, अब पैसे दे दोगे तो 9,000 का 5% 450 रुपये, तो आपको कैश कितना पे करना है 8,550। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कैलकुलेशन तो सबको समझ में आ गई ना बच्चों की तरह। अब जल्दी जल्दी एंट्री देखते हैं। मान लो मैं परचेज करके लाया, परचेज करके लाया तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट सिखा दिया। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या कहता है, जितने का बिल बना है उतने से एंट्री पास होनी चाहिए। आप परचेज करके लाए 9,000 की चीज़, तो एंट्री कितने से पास होगी परचेज की 9,000 से, मतलब परचेज के सामने तो हमेशा कितना आएगा 9,000, तो एंट्री पास करेंगे अपन परचेजेस अकाउंट डेबिट 9,000। डन। परचेज मेरे लिए क्या है खर्चा, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। आता है ना सबको? सबको समझ में आ रहा है? आपने उसको पैसे दे दिए क्या? हाँ सर दे दिए, तभी तो डिस्काउंट मिला। कितना दिया? 8,550। पैसा क्या है आपके लिए? असेट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। पैसों का रूल क्या है? पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अभी आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो क्रेडिट यहाँ लिखूंगा मैं टू कैश अमाउंट 8,550। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी एंट्री जो है वो टैली नहीं हुई। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो गया क्या? हिसाब बराबर हो गया क्या? नहीं ना। यहाँ 9,000, यहाँ 8,550, कितने का फर्क है? 450 रुपये का फर्क है ना। क्या है ये 450 रुपये? डिस्काउंट। अब एक बात बताओ, आप 9,000 की चीज़ खरीद के लाए, 8,550 ही दिए, पैसे कम दिए ज़्यादा दिए? कम दिए। अच्छी बात बुरी बात? फायदा के नुकसान? फायदा, मतलब इनकम। जल्दी पैसे देने से थोड़ा सा मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ? इनकम आपकी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, और ये डिस्काउंट आपको मिला है। क्या है? मिला ना मुझे डिस्काउंट। मैंने पैसे दिए तो मुझे डिस्काउंट मिला। हमें डिस्काउंट मिला तो इसको हम बोलते हैं टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्या बोलेंगे इसको अपन? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने का? 550 रुपीज़। तो मैं पढ़ाते पढ़ाते पागल हो गया। कितने का? 450। अब हुई एक एंट्री और चेक करो, 1 बाय 1 लॉजिक सीख लो। मैं माल खरीद के लाया, मेरा खर्चा हो गया, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। मैंने पैसे दिए, मेरे पास से क्या गया? असेट। असेट मेरा गया, कम हो गया तो क्रेडिट। अब मैं माल तो लाया 9,000 का, पैसे दिए 8,550, 450 रुपये मैंने कम दिए, मेरा क्या हो गया? फ़ायदा हो गया, इनकम हो गई, इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। और इस इनकम का नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्या नाम है? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब यही चीज़, यही सेम एग्जाम्पल जल्दी जल्दी, और अब अगर किसी ने उबासी ली तो बाहर भगा दूंगा मैं उसको, ठीक है? यही सेम ट्रांजेक्शन अपन ले लेते हैं सेल में, कि मैंने माल सेल किया 10,000 का, 1,000 डिस्काउंट दिया, बिल बनाया सेल का कितने का? 9,000 का। मैंने उसको 5% डिस्काउंट दिया 450, पैसे कितने लिए? 8,550। अब भैया परचेज और सेल तो कितने से रिकॉर्ड होगी? जितने से बिल बनाए। सेल का बिल कितने का बना है? 9,000 का, तो अब सेल कितने से रिकॉर्ड होगा? 9,000 से। सेल निकल रखी है 2 के साथ शादी, तो यहाँ पे तो अपन लिखेंगे 2 सेल्स। क्या लिखेंगे बेटा? 2 सेल्स अकाउंट कितना? 9,000। आपने कैश में माल बेचा, पैसा आया, आया तो डेबिट। कितना? असेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट। कितना आया पैसा? 8,550। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 8,550। वापस से एंट्री टैली नहीं हुई, 450 रुपये का फर्क है। क्या है वो? डिस्काउंट। अब एक बात बताओ, आपने माल बेचा 9 का, पैसे आए 8,550, ज़्यादा आए कम आए? फायदा हुआ नुकसान हुआ? अच्छी बात बुरी बात? बुरी बात। क्या हो गया? एक खर्चा। खर्चा क्यों? सर जल्दी पैसे रिसीव करने के लिए थोड़ा पैसा सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो ये मेरे लिए खर्चा है, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। अब ये जो मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ कि ले रहा हूँ? दे रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं अपन डिस्काउंट अलाउ। ये मेरे लिए खर्चा है, इंक्रीज हो गया तो डेबिट। यहाँ पे एंट्री करूँगा मैं डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 450। डन। तो अगर आप इस भ्रम में थे कि सर जनरल एंट्री में क्या होता है, एक चीज डेबिट एक चीज क्रेडिट, तो ना बाबू ना, ये तो शुरुआत। मल्टीपल चीजें डेबिट मल्टीपल चीजें क्रेडिट भी हो सकती।
5-5 6-6 चीजें डेबिट, 5-5 6-6 चीजें क्रेडिट एक एंट्री में हो सकता है, लेकिन अंत में डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट तो होना ही होना है। तो यहाँ पे भी देखो 9000 9000 9000 9000 हो गया। ओके, अब यार बहुत कुछ पढ़ाया, जाते जाते एक ट्रिक दे जाता हूँ। 2 डिस्काउंट, कैश और ट्रेड, कौन सा वाला रिकॉर्ड करना है? जोर से बोलो, सो रहे हो क्या सारे? कैश। कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है? कैश। ट्रेड डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड ही नहीं करना ना, तेल लेने का फिर ट्रेड डिस्काउंट किस काम का? जब रिकॉर्ड ही नहीं करना तो उसमें सिखाऊंगा ही क्या मैं तुम्हें? सिखाऊं किस में? कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट तभी होगा, कैश होगा तो डिस्काउंट हमारे तो नहीं होगा। कैश डिस्काउंट तो कैश के कस्टमर्स को ही मिलता है, तो मैं ही बोल सकता हूँ जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, है ना? तो ये देखो, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। और पैसा, पैसा तो मैंने वे यार तू मान नहीं रहा, और पैसा मैंने आपको बताया ना, छोटे छोटे बच्चों को भी समझ में आता है। बताया नहीं बताया तुम लोगों को? कहानी सुनाई थी मैंने तुम लोगों को? अरे छोटे बच्चे की कहानी नहीं सुनाई थी तुम लोगों को? नहीं, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से लेकर बूढ़े सबको समझ में आता है। गोदी में कोई बच्चा हो, उसको ये नोट दिखाओ तुम, सब दिखाओ, तुम दिखाओ, छीन लेता साला यूं एक बार, फिर वापस तो देता भी नहीं, मुट्ठी में बंद करके रखता है। वो जरा था 3 टुकड़ा, समझ में तो कोई आता नहीं साले को, दूध के दांत निकले नहीं उसके, नोट छीन रहा है, सबको समझ में आता है। पैसों का रूल क्या है? आया तो डेबिट, गया तो क्या है? आया तो कोई, आया तो पैसा, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अब जब आप माल सेल करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जब मैं माल सेल करूंगा तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। आया तो डेबिट, आया तो डेबिट, कैश डेबिट, तो डिस्काउंट भी डेबिट। जब आप परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। समझ में आया कि नहीं आया? जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। अब आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है तुम थक गए, इससे आगे समझ में नहीं आएगा, तो कल मैं ये रिवाइज भी कराऊंगा, इसके 1-2 छोटे छोटे ट्रिक और सिखाऊंगा, तो आपसे ज़िंदगी में कभी ये कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की गलती नहीं होगी। आज आप घर जाओ तो घर से रास्ते तक ये बात मन में रिपीट करते करते जाना, कौन सी? जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। मतलब अगर मान लो तुम 2 जने एक गाड़ी पे आते हो, कौन कौन? मान लो जतिन और अमन एक साथ आ रहा है, तो जतिन गाड़ी चलाएगा, जहाँ कैश, अमन कहेगा वहाँ डिस्काउंट, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। ठीक है, बाय, टाटा, सी यू।